Assalamualaikum. Welcome to English Seekers 9. Thanks for choosing my video. In this video we are going to discuss about feminism. इसके अलावा दूसरी लिटरेरी थेरीज की वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं, तो आप चैनल विजिट ज़रूर करें. So let's cover feminism. We will discuss feminism through these points. First of all, definition, then we will discuss about historical context, waves of feminism, main concepts, key figures, important terms, types of feminism and criticism on feminism. फेमिनिज़म ये इजीली टास्क नहीं था कि वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को कन्विंस करना कि वो वुमेन्स को भी सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दें लाइक मैन. वुमेन ने स्ट्रगल्स की एजेस में और अपने राइट्स के लिए सदियों तक लड़ती रहीं. एंड ये जो फेमिनिज़म की टर्म है ये यही ऑपरेशन हाईलाइट करती है. एंड ये टर्म 19th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में जो वुमेन्स के लिए कंपेन्स चली उनकी सफरिंग को एंड करने के लिए, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई. फेमिनिज़म को हिस्ट्री में मोस्ट इन्फ्लुएंस मूवमेंट और फिलोसफीज़ कहा जाता है क्योंकि इसके लिटरेरी वर्क्स ने पॉलिटिक्स और दूसरे सोसाइटी के जो एक्सपेक्ट्स थे उन पर बहुत गहरा असर डाला था. एंड ये मूवमेंट 1960s के पहले से ही स्टार्ट हो गई थी विद द लिटरेरी वर्क्स ऑफ मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट. उनका वर्क था आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, वर्जीनिया वुल्फ के वर्क आ रोम ऑफ वंस ओन एंड साइमंस के वर्क द सेकंड सेक्स. आप यूँ अंदाज़ा लगाएं कि एक लंबे अरसे तक वुमेंस को एजुकेशन रिसीव करने की इजाज़त नहीं थी और ये मुमकिन है कि एक फॉर्मल एजुकेशन के बगैर राइटर बना जा सकता है. फॉर्मल एजुकेशन एक्चुअली एक माहौल होता है जिसमें हमें बहुत सारी राइटर्स मिल सकती थी. जब तक लिटरेरी स्टडीज़ का इंटरेस्ट यहाँ तक रहा कि पेज पर क्या लिखा हुआ है वर्ड्स पर फोकस करते थे, जो न्यू क्रिटिसिज्म और फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, तब तक जो वुमेन्स की राइटिंग थी उन्हें बहुत थोड़ी सी तवज्जो मिली. इवन मार्क्सिज्म ने भी अपनी वाइड रेंज हिस्टोरिकल थेरीज के होते हुए वुमेन की पोजीशन को इग्नोर कर दिया. उन्हें वुमेन की सोशल सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए था. फेमिनिज्म ने बहुत ही क्लियरली देखा कि फिल्म और लिटरेचर में वुमेन्स के साथ नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स अटैच की जाती हैं जो रुकावट बन जाती थी इक्वालिटी की राह में. द टाइटल इज फेमिनिज्म, लाइक आप बचपन से पढ़ते आ रहे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो ISM जिस वर्ड के साथ लग जाए वो या लिटरेरी थेरी बन जाती है या लिटरेरी मूवमेंट बन जाती है. तो फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट वुमेन्स. फेमिनिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक ब्रांच है जो फोकस करती है लिटरेचर पर फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, और ये एडवोकेट आवाज़ उठाती है जेंडर इक्वालिटी के लिए और चैलेंज करती है जो सिस्टम चल रहा है सोसाइटी में कि वुमेन्स को अप्रेस करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं वुमेन्स, और इनके राइट्स को फेमिनिज्म प्रमोट करती है. एंड फेमिनिज्म का एम ये है कि ये अनकवर करती है, यानी उन चीज़ों से पर्दा उठाती है कि वुमेन्स को ट्रेडिशन में लिटरेचर में कैसे पेश किया जाता है, और क्रिटिसाइज करती है कि उसको अप्रेस क्यों रखा गया है. अब जो फेमिनिस्ट थेरीज थे उन्होंने एनालाइज किया वुमेन्स की पोजीशन को इन लिटरेचर, सोसाइटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में. ये वाज़ेह है कि फीमेल राइटर्स के वर्क को बहुत सारी रुकावटों का सामना था और ये समझना भी मुश्किल है कि जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की तो लिटरेरी डिस्कशन में वो प्रॉब्लम्स क्यों इग्नोर कर दी गई. तो इसका आंसर वेस्टर्न कल्चर का मेल डोमिनेंस का अंधापन था जो वुमेन को सेकंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे. एंड यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फ़ीमेल राइटर्स या ऑथर जब इनकी रिडिस्कवरी हुई यानी इनको प्रोमिनेंट किया जाने लगा, और तो क्वेश्चन राइज हुआ कि ये पहले मंजर से गायब क्यों थी, किसने इन राइटर्स को लिटरेरी फ्रेमवर्क की रेस से निकाला. और जवाब वाज़ेह है कि क्रिटिक्स थे और रिव्यूअर्स थे जिन्होंने उनके वर्क में लैक ऑफ क्वालिटी को फाइंड किया कि वो इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि उन्हें लिटरेरी वर्क कंसीडर किया जाए. तो एक और क्वेश्चन राइज होता है कि असल में लिटरेरी वर्क के स्टैंडर्ड्स क्या थे, किसने उन्हें बनाया था और किसने फीमेल राइटर्स के वर्क को टेस्टिंग पर डाला. तो जवाब भी वाज़ेह है कि मेल क्रिटिक्स और मेल रिव्यूअर्स. एंड फेमिनिज्म 1960s एंड 1970s में इमर्ज्ड हुई एज अ पार्ट ऑफ लार्ज फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी एक बहुत लार्जर लेवल पे मूवमेंट जारी थी, तो उसका ये हिस्सा थी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे कि इक्वल राइट्स हों सबके जेंडर के. फेमिनिस्ट और स्कॉलर्स ने हिस्ट्री के लिहाज से इस मूवमेंट को 3 वेव्स में डिवाइड किया. उन्होंने इन वेव्स में ये डिस्कस किया कि नेचर क्या थी डिफरेंस बिटवीन जेंडर की, एंड रिलेशन बिटवीन कल्चरल सिंबल एंड मटेरियल प्रोसेसेस, और पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो रिप्रोडक्शन हो रही थी अनकॉन्शियसली वो उसके क्या असरात थे. फेमिनिज्म की जो फर्स्ट वेव थी वो साइमंस के वर्क द सेकंड सेक्स के साथ स्टार्ट हो गई थी, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था मेल डोमिनेंस को और सेक्सिज्म को एक्सपोज किया था. एंड एक्चुअली ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट नहीं था शुरू में, लेकिन जब इसने वुमेन्स की डिज़ायर और नीड्स को अंडरस्टैंड किया, उनको रिफ्लेक्ट किया, तो इसको फिर फेमिनिज्म में काउंट करते हैं.
इस सेंस में जो वुमेन सबऑर्डिनेशन थी वो रेफर कर रही थी वुमेन्स की इंफीरियर पोजीशन पर, एंड मोस्ट सोसाइटीज़ में यही सिचुएशन चल रही थी। सेकंड वेव फेमिनिज्म जो थी वो 1960s में इमर्ज हुई और इसमें सेक्सुअल रेवोल्यूशंस आई। इसी ईरा में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंट्रोड्यूस हुई जिसने वुमेन्स को कंट्रोल दिया अपनी बॉडीज़ पर, वो पावर दी कि वो चॉइस कर सकें कि अदर वो अपने चिल्ड्रन चाहती हैं या नहीं। सेकेंड वेव फेमिनिज्म मोस्ट आउटस्पोकन थी, मीन्स वाज़ेह थी कि इसने सामना करना स्टार्ट किया वर्क प्लेसेस में और एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ में, डोमेस्टिक वायलेंस का एज वेल एज। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने सिविल राइट एक्टिविस्ट और एक लॉ प्रोफेसर किम्बरले क्रैनशॉ की एक थ्योरी को अडॉप्ट, इंटरसेक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल एक ब्लैक वुमन ने सेक्सिज्म का एक्सपीरियंस किया लेकिन वो डिफरेंट होगा वाइट वुमन से और लैटिना वुमन से, उनके पास रिसोर्सेज भी कम है और वो डिसीजन मेक भी नहीं कर सकती। थर्ड वेव ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ट्रांसजेंडर वुमेन एंड मैन को एक्सेप्ट किया जाने लगा फेमिनिस्ट केस में। एंड थर्ड फेमिनिज्म में, थर्ड वेव में बहुत सारे लोगों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट भी मिली और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। एंड हेयर आर सम मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट इज जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप्स। जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म थे उन्होंने एग्जामिन किया लिटरेचर में कि वो कैसे जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उन्होंने देखा कि करैक्टर्स कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और क्या लैंग्वेज यूज हुई है उनको डिस्क्राइब करने में। एंड स्टीरियोटाइप एक कॉन्सेप्ट होता है, परमानेंट कॉन्सेप्ट होता है जो एक सोसाइटी उसको लेके चल रही होती है। तो मेंस के बारे में अक्सर था कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और डोमिनेंट होते हैं, और वुमेंस के बारे में स्टीरियोटाइप्स ये थी कि नेगेटिव होती हैं और इनका वीक होती हैं, तो इनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ या रोल नहीं दिए जाने चाहिए, इनको चॉइस का हक नहीं है। एंड सेकंड इज़ पैट्रियार्की एंड पावर डायनामिक्स। तो फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने ये हाईलाइट किया कि किस तरह पैट्रियार्कल सिस्टम के ज़रिए औरतों पर कंट्रोल किया जाता है। एंड फेमिनिज्म ने कहा कि जो लिटरेचर है ना उसमें हमें इम्बैलेंस मिला है पावर का, और जो वुमेंस के एक्सपीरियंस हैं उनको साइलेंस रखा गया है और मार्जिनलाइज यानी उनको लिमिटेड स्टॉक में रखा गया। एंड द थर्ड इज़ इंटरसेक्शनैलिटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट किम्बरले क्रैनशॉ जो थी वो एक लॉयर भी थी और प्रोफेसर भी थी, तो उन्होंने क्या किया, ये टर्म इंटरसेक्शनैलिटी कॉइन की और हाईलाइट किया मुख्तलिफ वेज ऑफ ऑपरेशन को, फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन को, लाइक रेसिज्म है, सेक्सिज्म है, इंटरसेक्ट है एंड लाइक दैट। एंड ये फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी ही थी जिसने ये कॉन्सेप्ट रिकग्नाइज किया था कि जो जेंडर है वो इंटरसेक्ट करता है विद अदर सोशल कैटेगरीज जैसे रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी एंड एबिलिटी, और ये मुख्तलिफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन को एग्जामिन करता था जो वुमेंस की एक्सपीरियंसेस और उनकी आइडेंटिटीज़ को शेप करते हैं। एंड द नेक्स्ट फोर्थ इज़ वुमेंस राइट। और जो ये वुमेंस राइट था ना ये फेमिनिज्म का सेंट्रल फोकस था जिसको वो हाईलाइट करते थे, जिसकी इंपॉर्टेंस वो बताते थे। एंड फेमिनिज्म जो थी वो उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स, इक्वल पे और एजुकेशन तक रसाई, हेल्थ केयर एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और उनकी जो वायलेंस और हरासमेंट के ख़िलाफ़ उनकी जो जंग थी और दूसरे वुमेंस की इश्यूज उनको हाईलाइट करती थी, डिस्कस करती थी फेमिनिज्म। एंड द फिफ्थ वन इज़ फीमेल ऑथरशिप। जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे उन्होंने फीमेल ऑथर्स पर भी फोकस किया और उनकी कंट्रीब्यूशन लिटरेचर के लिए उन्होंने एक्सप्लोर किया कि कैसे वुमेंस की राइटिंग हिस्ट्री में निकाल दी गई हैं, यानी वो उन लिटरेचर से निकाल दी गई हैं और वो उनको दोबारा रिकवर करना चाहते थे, और जो वुमेंस की वॉइसेस थी मीन्स उनके जो वर्क थे उसको सेलिब्रेट करना चाहती थी फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी इनकरेज करना चाहती थी और रिडिस्कवरी करना चाहती थी वुमेंस की जो लिटरेरी टेक्स्ट थे उनको। इन्होंने एग्जामिन किया कि कैसे वुमेंस करैक्टर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल नैरेटिव्स और पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, और कैसे वो जो फीमेल ऑथर्स हैं वो नई लिटरेरी टेक्निक्स को इनोवेट करती हैं। एंड फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी का लिटरेरी स्टडीज़ पर भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है क्योंकि इसने न्यू पर्सपेक्टिव्स और इंटरप्रिटेशन यानी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन को फोकस किया। एंड हेयर आर सम की फिगर्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म एक डाइवर्स मूवमेंट थी तो इसने बहुत सारे राइटर्स की कंट्रीब्यूशन देखी हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो उनमें से कुछ है मैरी वोllstonecraft। इन्हें मॉडर्न फेमिनिज्म की पायनियर समझा जाता है और इन्होंने एक वर्क लिखा था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, जिसमें इन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन और इक्वल राइट्स को हाईलाइट किया, डिमांड किया। एंड द सेकेंड राइटर इज साइमन de Beauvoir, फ्रेंच राइटर थे और फिलोसफर थे। इनकी जो बुक थी द सेकंड सेक्स, इसमें उन्होंने जेंडर के कॉन्सेप्ट को और वुमेंस के ऑपरेशन को एक्सप्लोर किया था। एंड द थर्ड राइटर इज़
बेटी फ्रीडन, ये एक अमेरिकन फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट थी और इन्होंने को फाउंडेड किया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन को और एक वर्क लिखा द फेमिनिन मिस्टेक, और जिसने इस वर्क ने यूनाइटेड स्टेट में फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो सेकेंड वेव थी उसको स्पार्क किया। एंड द फोर्थ वन इज ऑड्रे लॉर्ड, ये अफ्रीकन अमेरिकन पोइट थी और एसिस्ट थी, फेमिनिस्ट भी थी और इन्होंने फोकस किया था रेस, जेंडर और सेक्सुअलिटी के इशू पर। और उनकी जो राइटिंग्स हैं द मास्टर्स टूल विल नेवर डिसमेंटल द मास्टर्स हाउस, उन्होंने इस वर्क ने फेमिनिस्ट और इंटरसेक्शनल थॉट्स पर एक अपना इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट रखा। एंड द लास्ट वन इज एंजेला डेविस, ये अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्कॉलर और ऑथर हैं और इन्होंने ये बहुत सारी सोशल जस्टिस मूवमेंट में इन्वॉल्व रही हैं इंक्लूडिंग फेमिनिज्म, और इन्होंने रेस, क्लास और जेंडर्स के इश्यूज पर लिखा और स्पेशली हाईलाइट किया इनके इंटरकनेक्शन को, यानी इनके आपस के कनेक्शन को। एक्चुअली फेमिनिज्म जो थी ऐसी मूवमेंट थी जो इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना चाहती थी और जो जेंडर की बेस पर ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उनको ख़त्म करना चाहती थी। तो इसने बहुत सारी थेरीज, आइडियोलॉजीज और प्रैक्टिसेस को इनकम्पास किया। सो हियर आर सम टर्म्स जिन्हें फेमिनिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ जेंडर इक्वालिटी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर के ये इंडिविजुअल्स के दरमियान इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल ट्रीटमेंट चाहती थी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्फीयर्स में। एंड सेकंड इज़ पैट्रियार्ची, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मेन को प्राइमरी पावर दी जाती है और डोमिनेंस दी जाती है इन द रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, एक मॉरल अथॉरिटी में और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी में। तो फेमिनिज्म जो थी उसने इन पैट्रियार्कल सिस्टम को चैलेंज किया और इनको रिमूव करने की एम था उनका। एंड द थर्ड इज सेक्सिज्म। सेक्सिज्म एक्चुअली होता ये है कि एक आदमी के सेक्स या उसके जेंडर की बेस पर वो जो ऑपरेशन उसे अप्रेस किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करता है, प्रिजुडिस, तो ये सारी चीज़ें सेक्सिज्म कहलाती हैं। तो फेमिनिज्म क्या थी? सेक्सिज्म इन ऑल फॉर्म्स, यानी हर फॉर्म में सेक्सिज्म को एलिमिनेट करना चाहती थी। नेक्स्ट इज़ एम्पावरमेंट। ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करते हैं, उसकी एबिलिटी टू कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की एबिलिटी बढ़ाते हैं और ताकि वो अपनी जो चॉइसेस हैं, अपनी लाइफ की चॉइसेस वो फ्रीली कर सके। और फेमिनिज्म चाहती थी कि वुमेन्स को एम्पावर करना ताकि वो जो ये सोसाइटल बैरियर्स हैं ना इनको ओवरकम कर लें, इनसे बाहर आ जाएं। नेक्स्ट इज़ कंसेंट। कंसेंट मीन्स रजामंदी होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रजामंदी, एग्रीमेंट। एंड जो फेमिनिज्म था वो एडवोकेट करती थी इस रजामंदी को और इसकी इम्पोर्टेंस को और रिजेक्ट करती थी एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। नेक्स्ट इज़ वेज गैप। वेज मीन्स जो अर्निंग होती हैं, डेली वेजेस लाइक हम कहते हैं। तो जो गैप था मैन और वुमेन के दरमियान अर्निंग का, तो फेमिनिज्म का एम था कि वो ये जो गैप है इसको एलिमिनेट कर दें और इक्वल पे हो, इक्वल वर्क की दोनों के लिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये एक इंडिविजुअल का राइट होता है कि वो अपनी हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशली, उसके बारे में डिसीजन कर सके, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में एक्सेस हो उसको अबॉर्शन के हवाले से, और सेक्सुअल एजुकेशन भी हो उसे। एंड फेमिनिज्म ने रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को सपोर्ट किया और एक इंसान का अपनी बॉडी के बारे में चॉइसेस जो थे उसके राइट्स को सपोर्ट किया। नेक्स्ट इज़ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। एक्चुअली कुछ सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं और कुछ हार्मफुल सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो मेंस पर इम्पोज की जाती हैं। तो फिर उस नतीजे में क्या होता है? एग्रेशन आता है, डोमिनेंस आती है मेल में, इमोशनल रिप्रेशन आता है और फेमिनिटी यानी उनकी डिवेल्यूएशन होती है, उनकी राइट्स को ख़त्म करते हैं वो उस एग्रेशन में। तो जो फेमिनिज्म था ये चैलेंज करता था टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को। इन टर्म्स ने हमें फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी की एक बड़ी स्कोप में यानी लार्जर स्कोप में एक झलक दी है उसकी। और ये नोट करना भी इम्पॉर्टेंट है, जो फेमिनिज्म है वो इन कॉन्सेप्ट के अराउंड है, इनको सराउंड करती है और अभी तक इस मूवमेंट पर डिबेट्स और डिस्कशन जारी हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फेमिनिज्म एक ब्रॉड टर्म है और पॉलिटिकल मूवमेंट है जो जेंडर इक्वलिटीज़ और राइट्स अबाउट वुमेन्स को प्रमोट करती है। तो ओवर द टाइम इसकी बहुत सारी टाइप्स इमर्ज हुई और हर टाइप की जो अपनी एक पर्सपेक्टिव था और अपनी प्रायोरिटीज़ थी। सो हियर आर सम टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट इज़ लिबरल फेमिनिज्म। ये फोकस करती थी जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं में जेंडर इक्वालिटी की, और ये एम्फसाइज करती थी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन्स लाइक एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में एंड पोलिटिकल पार्टिसिपेशन में इक्वालिटी। एंड इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लॉज होते हैं
सोसाइटी की। तो जो लिबरल फेमिनिज्म थी ये अक्सर कोशिश करते रहते हैं कि लॉज और ऐसी पॉलिसीज़ को ही चेंज कर दें जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म एक्चुअली एड्रेस करना चाहती थी उन रूट्स को, यानी उन वजह को कि जेंडर इक्वालिटी हुई कैसी, और चैलेंज करती थी पैट्रियार्कल सिस्टम को जो वुमेन्स के ऑपरेशन का एक फंडामेंटल सोर्स है। एंड जो रेडिकल फेमिनिज्म थी आर्ग्यू करती थी कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, मेल डोमिनेंस का सिस्टम है, इसी यही वजह है कि वुमेन्स को राइट्स नहीं दिए जाते, उनको प्रेस किया जाता है। तो ये मूवमेंट चाहती थी कि ऐसी सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्शन हो और सबको लिबरल रखा जाए। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। जो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म थी ये मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म के आइडियाज़ को कंबाइन करती थी। मार्क्सिज्म के क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़, यानी वुमेंस का जो क्लास स्ट्रगल थी और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ थी उनके बारे में, और सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये आर्ग्यू करती थी कि जो कैपिटलिज्म है ये एक्सप्लॉइट करता है और एक्सप्रेस करता है वुमेंस को। मींस एक वर्क प्लेस फैक्ट्री लगा लें, वहाँ पर एक मेल को 20,000 पे मिलती है और वहीं पर उतने ही आवर्स काम करने के बाद फीमेल को 15,000 पे मिलती है। तो कैपिटलिज्म का इसमें एक रोल था। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म ये कहती थी, ये रिकग्नाइज करती थी इवन कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो मल्टीपल इंटरसेक्टिंग जो हैं वो ऑपरेशंस फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक सेक्सिज्म, रेसिज्म, क्लासिज्म। तो एंड द नेक्स्ट इज़ एको फेमिनिज्म। इसमें जो प्रीफिक्स है एको, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसका मकसद इन्वायरमेंट की रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है। एंड नेक्स्ट इज़ फेमिनिज्म, इसका मतलब है कि एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन्स राइट। एंड एको फेमिनिज्म एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आके इन्वायरमेंट के बारे में कंसर्न्स और वुमेंस के बारे में कंसर्न, के राइट्स के बारे में कंसर्न्स कंबाइन हो जाते हैं। ये वुमेंस और इन्वायरमेंट दोनों की स्ट्रगल्स के बारे में बात करता है। इको फेमिनिज्म का कहना था कि वुमेंस राइट को प्रमोट करने से जो क्लाइमेट क्राइसिस है उनको सॉल्व किया जा सकता है, और बहुत सारे एविडेंस इंडिकेट करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जब जेंडर्स को दी जाएंगी तो ये नेचुरली तौर पर लीड करेगा एक बेटर इन्वायरमेंट को। एंड द लास्ट वन इज़ पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। तो ये टाइप थी, ये एग्जामिन करती थी कि कैसे जेंडर, रेस और कॉलोनियलिज्म ये इंटरसेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में वुमेंस की लाइफ को। जैसे स्कॉलर्स किसी वर्क की तारीफ़ करते हैं तो इसी तरह कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, उसकी फॉल्ट हाईलाइट्स करते हैं। तो जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स ने फेमिनिज्म के आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया, उसको प्रमोट किया, तो इसी तरह उसके कुछ फॉल्ट्स को क्रिटिक्स ने हाईलाइट किया। एंड दीज आर ओवर एम्फसिस ऑफ विक्टिमहुड एंड नेग्लेक्ट ऑफ मेल एक्सपीरियंस। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि जो फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी है इसने सिर्फ वुमेन्स को पोर्ट्रे किया और एज अ विक्टिम पोर्ट्रे किया और पैट्रियार्कल सिस्टम पर तनकीद किया, उसके ऑपरेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो क्रिटिक्स का कहना था सिर्फ विक्टिम की तरह शो ना किया जाए बल्कि एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि वुमेन्स को स्ट्रेंथ और उसकी अचीवमेंट्स भी हमने दी हैं तो वो भी देखा जाए। क्रिटिक्स का कहना था कि फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी ने मेल की जो एक्सपीरियंस है उसको टोटली निगलेक्ट कर दिया एंड इन्होंने सिर्फ वुमेन्स के एक्सपीरियंस को देखा और मेल के एक्सपीरियंस को निगलेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हो सकता है, बाइनरी व्यू ऑफ जेंडर जनरेट हो सकता था। सो यहाँ पर आकर हमारी फेमिनिज्म लिटरेरी थ्योरी की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग।